जयलक्ष्मी राजपूत है और मैं रुचिका सिंह राजपुरोहित। आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटक प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में से लिया गया है। इसके पात्र कुछ इस प्रकार हैं। कहानी का मुख्य पात्र होरी है, जिसकी भूमिका केतकी निभा रही है। अगले पात्र का नाम धन्या है, जिसकी भूमिका सानिका निभा रही है। गोबर धन्या और होरी का एक लौता पुत्र है। मयंक गोबर का पात्र निभा रहा है। अगला पात्र भोला है। इस पात्र की भूमिका आदर्श निभा रहा है। अगला पात्र हीरा और मिस्टर खन्ना है। इस पात्र की भूमिका निशांत निभा रहा है। मिस मालती हमारी अगली पात्र हैं, जिसकी भूमिका दिया रंगदन निभा रही हैं। राय साहब हमारे अगले पात्र का नाम है, जिसकी भूमिका मुर्गेश निभा रहा है। स्नेहा हीरा की पत्नी तथा प्रोफेसर मेहता की भूमिका निभा रही है। पुलिस की भूमिका विद्या निभा रही है। और हम दोनों आपके कथावाचक हैं। बीसवीं सदी के शुरू होते होते गांव, कस्बे, शहर फैलने शुरू हो गए थे। रेलों की पटरियां लंबी होती जा रही थी और कोल तार की पक्की सड़कें शहरों से गांव-गांव ऐसी जुड़ती जा रही थी, जैसे बूढ़ी दादी पुराने कपड़े जोड़ जोड़ के तैयार करती है। लखनऊ से निकलती एक सड़क ने पक्षी के तालाब यूं घेर लिए थे, जैसे एक ही बगल में दो बच्चे उठा लिए हो। एक सड़क धीरे धीरे राय साहब के कस्बे समेरी की ओर बढ़ती चली जा रही थी और उन्हीं में होरी का गांव बेलारी भी पड़ता था। राय साहब वहां के जमींदार थे और होरी। लाओ जी, निकाल दो कपड़ा लखा लाठी, हाजिरी भरने जाएंगे मालिक के यहाँ। अरे क्या जरूरत है, अभी परसों ही तो गए थे। अरे भरी मानस, मिलने जुलने से ही बात ठीक रहती है। गांव के लोग इज्जत से बात कर लेते हैं। जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हो ना, उन पाँव को सहलाने में ही समझदारी है। अरे जाके खेत जोत ले जमींदार के, लगान ले ले, और क्या जान लेगा क्या। ज्यादा बकबक ना कर, तू जाके अपनी घर गृहस्थी संभाल और बच्चे दुनियादारी हम देख लेंगे। लो ये क्या ले आए, हम क्या ससुराल जा रहे हैं? मुझे पहन लो, ऐसे कैसे सजीले नौजवान हो अब। तुझे हम बूढ़े लगते हैं? सो तो सही, वरना जवान वो जो सुबह शाम घी खावे, मक्खन खावे, दूध पीवे। ऐसे क्या सचल सकल देखी अपनी शीशे में? तू देख लेना, एक दिन खड़ी कर दूंगा गाय लाकर तेरी चौखट पर। इस बीच गोबर अपने माता पिता को बात करते देखता है और अपने पिता को ताना मारते हुए कहता है। अपना गोबर भी तो तरस गया है दही दूध को। अब जब गाय आ जाएगी तब देख लेना कैसे जवान और तगड़ा हो जाएगा मेरा बच्चा। कहाँ चल दिया बापू, फिर वही हवेली पे। इन बड़े लोगों के पांव पड़ के कोई फायदा नहीं। हमें अपनी जूती का कीचड़ समझते हैं और घर के बाहर झटक कर जाते हैं। तेरा दिमाग बहुत गर्म है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अरे छोड़ो कोई ना। अरे ये सोना को पकड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे उन्हें तो पानी लाने भेजा है मैंने। कौन? सोना रूपा? इसके उपरांत होरी राय साहब के यहाँ चल पड़ता है। उसे रास्ते में भोला मिलता है। भोला गाय चराता था। भोला की पत्नी गुजर चुकी थी। उसके 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटी झुनिया थी, जो एक विधवा थी। अरे होरी भैया, राम राम। अरे राम राम बोला भैया। कहाँ मेरी गाँव जा रहे हो क्या? अरे नहीं, बस इधर ही हवेली तक ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। सुना है तुमने नई गैया खरीदी है? अरे बाजार चढ़ गए समझे, 80-80 रुपए के लिए है। अरे रे, खर्चा तो बहुत हुआ होगा। हाँ भाई, खर्चा तो बहुत है, अब क्या करें। बछड़े को माँ से कैसे अलग करें, उनका भी तो हक बनता है ना। हाँ वो तो बात है। पर एक है भैया, तुम्हारी बच्चे गाय तो बहुत ही सुंदर है। जी करता है तो ले लो, जितने में लिए उतने में दे देंगे। अरे नहीं, नगदी हमारे पास है नहीं। तुमसे नकदी मांगता कौन है भाई, जितना है उतने में से दे दो। अरे नगदी तो हमारे पास है नहीं, पर अगर थोड़ा बहुत भूसा पड़ा है अगर ले लियो, और अगर हमने भूसे के लिए गाय ले ली तो हमारे हाथ ना कट जाएंगे। औरों का जनता घर देखकर हाथ सेकना हमने ना सीखे भाई। और तुम्हारी भाभी, उनके ताने अलग। अरे भाभी तो छोड़ो, जब से हमारी जुड़ू गई है ना, तब से घर सुना सुना लगने लगा है। अरे भोला भैया,
सगाई काहे नहीं कर लेते? अरे नहीं नहीं, अभी इस उम्र में कहाँ। अरे बस 4 घर बात चली थी पर नहीं। अरे तो हम देख लेते हैं। वैसे भी भगवान की कृपा से सब कुछ तो है तुम्हारे पास, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। चलो भाई। होरी राय साहब के घर जाता है। आओ आओ होरी, बैठो। पाए लगो सरकार। पढ़ लेते हो होरी? अरे नहीं बस कुछ अक्षर जानत है। हमारे एक चाचा हैं, फारसी पढ़ने का बहुत शौक रखते हैं, बस उन्हीं के लिए थोड़ी किताबों को निशान लगाकर भेज रहा था। अरे सरकार, गांव में तो बड़ी चर्चा हो रही कि गाजी बाबा आपको बहुत मानत है। कौन लोग? सारे लोग सरकार, सब लोग आपका नाम बहुत इज्जत से लेते हैं। हाँ भाई, अब वो ठहरे महात्मा, पर हमें याद कर लेते हैं। कभी कोई सियासत की बात आए या कुछ काम आ जाए तो याद कर लेते हैं। अरे सरकार। चलो होरी, हम चलते हैं, अभी हमें कुछ काम है। तुम छाछ पानी लेकर जाना। अरे नहीं सरकार, फिर कभी आ जाएंगे। गोबर घर आता है और अपने पिता से पूछता है। क्या हुआ बापू, राय साहब की उधर? कुछ नहीं, सिर्फ हाजिर ला के आए हैं। मुफ्त के हाजिर लाकर तुम्हें क्या मिलता है? ये देखो, इसके बारे में हमारी सवेरे भी चर्चा हो चुकी है। और सुनो, हाथ मुंह धोने से पहले थोड़ा भूसा भोला के लिए निकाल के रख दियो, बहुत जरूरत है उसे। ये क्या, तो गाय दे दे हमें, भूसा हमारे पास है ही नहीं। अरे बेच नहीं रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ। वो संकट में है ना, वो ग्रे कन्या जो खरीदी है। तू क्या गाय दे दे हमें, भूसा हमारा और गाय उसकी? अरे आप आंसले तक का दूध नहीं दिया उसने आज तक, गाय क्या देगा वो? माँ कसम कहता हूँ, बछड़ी गाय की रस्सी मेरे हाथ में थमा दी थी, पर मैंने ना ली। संकट में गिरे इंसान की गाय लेता तो मुझे पाप लगता ना। क्या सच्ची? हाँ, पर मैंने भी कह दिया, जब रुपए आ जाएंगे तब ले लूंगा और थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा। और भूसा मुफ्त में? गाय दे दे और 20 रुपए का भूसा ले ले, बाकी बचे पैसे हम बाद में चुका देंगे, क्यों ना माँ? हाँ सही तो कह रहा है गोबर। अरे तुम्हारा धर्मात्मा पर तुमको ले डूबेगा। अरे फिक्र ना करो, ऐसी चाल चलाई है कि गाय यूं घर आ जाएगी। क्या करोगे बापू? सिर्फ वही भोला का ब्याह पक्का कर देना और हो गई बात। तो अब तुम उसका ब्याह ठीक करते फिरोगे? बस यही चीज बाकी दिखनी रह गई थी। अरे मेरे कारण किसका घर बस जाए तो उसमें बुराई क्या है भाई? अरे देने वाले हो तो 3 खाचे भूसा दे दो और गाय लेकर आ जाओ। होरी और गोबर भोला के घर चारा ले आते हैं। वो दोनों वहाँ विश्राम करते हैं और रात का भोजन कर अगली सुबह अपने घर चले जाते हैं। बम्बू चौधरी होरी से मिलने उसके घर आता है और होरी को उससे बांस बेचने के लिए कहता है। चौधरी उससे दाम पूछता है और होरी कहता है कि 30 रुपए सैकड़े से कम में वह नहीं बेचेगा। तो चौधरी उसे मनाने की कोशिश करता है और होरी उसे 25 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह चौधरी मान जाता है। चौधरी पूछता है कि होरी के पास कितना बांस पड़ा है और होरी कहता है कि उसके पास बहुत सारे कटियार में पड़े हैं। चौधरी पूछता है कि सारी कोठरियाँ भाइयों में बांट दी गई है क्या? तो वह कहता है हाँ, और बोलता है कि जिनको पाल पोस के बड़ा किया आज वे बराबर के हिस्सेदार हैं और उनका हिस्सा खाने की होरी की नीयत नहीं है। और कहता है जैसे ही उसे चौधरी से पैसे मिलेंगे तो वह अपने भाइयों में बांट देगा, क्योंकि मान धर्म भगवान देखते हैं। होरी चौधरी को बांस बेच देता है। पुनिया, ओ पुनिया। अरे क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? अरे भीतर में नहीं दिखी इसलिए आवाज दे रहा था, वरना मुझे लगा कहीं बावड़ी में तो नहीं कूद गई। अरे बावली में कूदी तो तुम्हें साथ देखे ना कूदोगी। हाय हाय, जबान बहुत लाही चल रही तेरी। विधवा होना चाहती है क्या? जुआ कैसे होंगे, हम भी तो साथ ही कूदेंगे। हीरा अपने छोटा भाई शोभा और अपनी भाभी को रास्ते में मिलता है। इसके उपरांत बांस बेचने के समय हीरा की पत्नी पुनिया तमाशा खड़ा कर देती है। वो कहती है कि बांस 20 रुपए में वो नहीं बिकने देगी। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर गोबर तैयार हो जाता है। सवेरे सवेरे तैयार हो गए बिटवा। गाय बांधने को मान गड़ा के रखना बापू। हाँ गाड़ देंगे जब आ जाएगी। तुम चिंता ना- मत
शक होने लगा है। तुम चिंता ना कर बापू, अब गाय हम ही घर लेकर आएंगे। गोबर अपनी गाय के साथ आता है। अरे धनिया देख, मैं ले आया गाय तेरी चौखट पर। अरे सोना कहाँ है? उसे सेठानी की दुकान से काला डोरा मांगने लगाओ और गाय को नजर लग जाएगी ना, तब तक मैं गाय के लिए गुड़ और आटे का घोल तैयार करती हूँ। धूप में चल के थक चुकी होगी ना गाय। अगले दिन घर के सारे सदस्य खुश रहते हैं। पूरे दिन गोबर खेत में मेहनत करता है। सोना रूपा गाय चराने ले जाते हैं और होरी जब शाम में घर पहुंचता है तो धनिया और होरी का संवाद होता है। शाम से बड़े खुश लगते हो। तू लड़ी भी जो नहीं। गोबर भी बहुत खुश है। गाय के घर आने से सभी खुश रहते हैं। हाँ सभी खुश है, पर शोभा और हीरा नहीं आए गाय देखने के लिए। अरे आए नहीं, सुना ना होगा का? हाँ सुना तो होगा, पर सोचो कहीं हमारे बुलाने की राह देख रहे होंगे तो। अरे 1000 बार कहा है आपसे, आपके भाइयों के नाम हमारे सामने मत लिया करो। सारा गांव आया था देखने, क्या हमने बुलाया था उन्हें? आना होता तो आ जाते। होरी को धनिया की कड़वी बातें सुनकर भी तसल्ली नहीं मिलती है, इसीलिए वो आधी रात अपने भाइयों के घर चला जाता है। वहाँ होरी हीरा की बातें सुनता है। भाई मेरा मन न माने, पर यह यकीन है कि होरी भैया ने अपनी पहली कमाई हम सबसे छुपा कर रखी थी। जब तक तीनों भाई साथ थे एक बकरी नहीं लाए, और अब ये गाय वो कहाँ से आ गई, और इतना रुपया वो कहाँ से आया? भोला उधार देने वालों में से नहीं लगता। हमारे पास खन को कौड़ी नहीं और उनके पास गाय, ये कैसी बेईमानी है? देख लियो, ये गाय भी नहीं टिकेगी। अगली सुबह होरी आंगन में चटाई पर लेटे लेटे चिल्लम थामे रहता है और अपने भाई की कही बातों पर गहन विचार कर रहा होता है। और धनिया उसे देखकर कहती है, क्या सोच रही हो? मुझे लगता है हमें गाय लौटा देनी चाहिए। चर्च और ये कि हम बेईमान हैं। अरे चर्चे कैसे? पक्का उस हीरा ने कहा होगा। अरे पूछो जाकर उसे, जब बापू मरे थे तब कितने रुपए थे घर पे? अरे जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, इतना मुस्तंदा बनाया, उन्हीं के लिए आज हम बेईमान हो गए। अरे हीरा ने नहीं कहा था कुछ भी। उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। पंचायत में लगान को लेकर चर्चा हो रही थी। राय साहब कहते हैं कि लगान नहीं चुका दिया तो कोई किसान अपना हल नहीं उठाएगा। देखो भाइयों, अब देश के लिए गांधी बाबा 20,000 मांग ले तो हमें देना तो पड़ेगा। चलो 10 दिन की मोहलत देता हूँ तुम्हें, अपना लगान चुकता कर दो। ये बातें मैं अपनी प्रजा से नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा? तुम लोग तो सिर्फ अपने घरों के बारे में सोचते हो, मुझे सारे देश के बारे में सोचना पड़ता है। तुम लोग अपना लगान चुकता कर दो, जो बनता है उसी में से लगान भर दो अपना। होरी अपने बेटे से पूछता है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। पहले ही उसने 5 साल पहले मंगरू साहब से 60 रुपए लिए थे। तब गोबर उसे ताने मारता है। होरी और भी उसके दूसरे उधार के बारे में बताता है, पर गोबर वहाँ से चला जाता है। होरी बैल चालक से बोलता है कि इसके मिजाज का क्या करूं, और उसकी उम्र में वह भी ऐसा ही था। अब होरी ठाकुर के घर जाता है। ठाकुर होरी से पूछता है कि वह कैसा है, पर होरी कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं। तब ठाकुर हंस के कहता है कि पुराने पैसों का क्या किए। तब होरी कहता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह हाजिरों से पिंडे नहीं छुड़ाता देता। अब सूद देना किसे अच्छा लगता है। तब ठाकुर उसे कहता है कि तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे ले, पर कोई गहना या जेवर गिरवी रखकर पैसे लो। तब होरी कहता है कि गहने के नाम पर कच्चा धागा भी नहीं है उसके घर पर। तब ठाकुर सुझाव देते हुए कहता है कि उसे अपनी गाय दे दे। तब होरी पैसे ले जाने के लिए कहता है। होरी कहता है कि घर में पूछना पड़ेगा। तब ठाकुर कहता है कि सूद ऐसी बला है जो आए तो जाए नहीं। होरी घर चला जाता है। उसकी पत्नी रोने लग गई और गोबर वहां नहीं था। धनिया गाय बेचने से मना कर देती है और होरी मान जाता है।
अरे अरे, गाय क्यों खोल रहे हो? अरे बहुत घुटन हो रही है ना, तो इसीलिए सिर्फ बाहर ही बांध रहा हूँ। रात में होरी उसके भाई के घर जाता है जो उससे 1 साल छोटा है। वहां जाके उनका हालचाल पूछता है और वहां उसे हीरा दिखाई नहीं देता। इसलिए थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो वहां से निकलने के लिए तैयार होता है तब उसे अपनी गाय के पास कोई और दिखाई देता है। अरे कौन है वहां पर? अरे हीरा तू? अरे तुझे भी भाई की याद सता रही थी कि नहीं? आधी रात गई इधर। अरे नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं, कल सुबह बात करते हैं, अभी मेरा माथा ठीक नहीं है। अरे हीरा सुन तो सही। थोड़े समय बाद गोबर अपने माता पिता के पास भागते हुए आता है क्योंकि बाबू। गाय गिर पड़ी थी। बापू बापू, गाय को क्या हुआ? गिर गई है। गोबर जल्द ही वैद्य जी को ले आता है। वैद्य जी बोलते हैं कि किसी ने गाय को जहर पिला दी थी। सब शोक मनाते हैं। क्या लगता है किसने हमारी गाय को? मुझे हीरा पे शक है। अरे पर ऐसे कैसे? उसी के घर पर थे तुम? हाँ मैं उसके घर पर गया था, पर जब वो वहाँ नहीं था और जब मैं लौटा वो यहीं खड़ा था गैया के पास। अरे अगर ये बात सच निकली तो कल सुबह होते ही मैं लाला को जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम भी धनिया नहीं। हाँ, सुबह इंस्पेक्टर आते हैं। हमें किसी में भी शक नहीं है सरकार। गाय बीमार थी, अपने आप ही मर गई। अरे सरकार, ये झूठ बोल रहा है सरकार। गाय तो इसके भाई हीरा ने मारी है घर देकर। इसने देखा था उसे कल रात। तो फिर बोल पड़ी बीच में। नहीं सरकार, ये सच नहीं है। खा कसम अपने गोबर की। हाँ खाई कसम, मैंने नहीं देखा था हीरो को वहाँ पर। क्या सबूत है तेरे पास कि गाय हीरा ने मारी है? अरे तू है तेरी छुटाई पे। अपने बेटे की झूठी कसम खाता है अपने भाई को बचाने के लिए। तू है तेरी छुटाई पे। सरकार ये झूठ बोल रहा है। कौन है औरत? सरकार मेरी पत्नी है सरकार। और हीरा कहाँ है? गया होगा मुंह काला करके कहीं। बोल, तेरा पति कहाँ है? हमें नहीं पता सरकार। सुबह ही कपड़ा लाके लेकर जल्दी मिल गए। ऊंचा बोल। हमें नहीं पता सरकार। सुबह ही कपड़ा लाके लेकर जल्दी मिल गए। कल रात जब गाय मरने की खबर मिली तो कहाँ था तेरा पति? अपने भाई के घर, शोभा के घर पे खुरपी लेने गए। अरे खुरपी तो बूटी खोदने काम आती है। इतने रात में ये कौन सी जड़ी बूटी खोदने गया था? अरे ऐसे कैसे मेरे पति पे इल्जाम डाल सकते हो पति? भैया ने अभी तो कहा मेरे पति नहीं थे वहाँ पर। अरे तू ज्यादा चपड़ ना कर। हमें पता है तेरे पति ने अभी पूरे गांव में मेहमान कर रखा है, तो ऐसे ही सबसे क्या ही उम्मीद रखे। भैया ने हमें भी उतनी ही जमीन दी थी, तो तुम्हारे घर पे गाय और हमारे घर पे एक कौड़ी नहीं। अब कौन हुआ बेईमान? अरे तुम्हारे भाग में ही खोटे है, तो उसमें हमारी क्या गलती? हाँ, धोखेबाज तुम और हमारी भाग की बात करती हो। जो हुआ सो अच्छा हुआ। अरे चुप तुम दोनों, जब पूछूंगा तब बोलो। वे इंस्पेक्टर को मनाने की कोशिश करते हैं। होरी इंस्पेक्टर से 50 से 100 रुपए तक की रिश्वत देके मामला रफा दफा कर देता है। एक तरफ होरी था जो एक बहुत गरीब किसान था। होरी की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उसके पास रिश्वत देने के भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ राय साहब थे जो एक अमीर जमींदार थे और अमीर होने के सपने देख रहे थे अपने दोस्त मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता और उनकी अतिथि मालती देवी के साथ। मिस्टर खन्ना का बड़ा कारोबार था और मालती देवी एक वैद्य थी जो यूरोप से अपनी पढ़ाई कर आई थी। राय साहब, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना और मालती देवी के साथ शिकार करने जंगल में गए थे। वो अपने आप को 2 समूह में बांट देते हैं। एक समूह में प्रोफेसर मेहता और मालती देवी थी और दूसरे में मिस्टर खन्ना और राय साहब थे। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं जब तक कोई शिकार न करूं तब तक आराम ना करूं। प्रोफेसर मेहता की बातें सुनकर मिस मालती को क्रोध आता है और दोनों झगड़ने लग जाते हैं। दूसरी ओर
मिस्टर खन्ना और राय साहब के बीच में बातें चल रही होती है। राय साहब, आप इतने अमीर हो तो कोई कारोबार क्यों नहीं खोलते? अरे खन्ना साहब, हम ठहरे जमींदार, कारोबार वगैरह ये हमारे बस की बात कहाँ। पर राय साहब जी, आप इतने धन का करेंगे क्या? जो धन देश और किसानों का है वो जाने देते हैं, बाकी का क्या? वो आप कहीं पे निवेश क्यों नहीं करते? सही बात है, पर कहाँ? आपका इतना धन जो गन्ने से आता है वो आप मेरे कारखाने में क्यों नहीं डालते? सही बात है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जुनिया दरवाजे पे रुकती है और धनिया होरी को बुलाती है। और का हम ही है। आधी रात गई इधर, गोबर को भेज देती। अरे उसी ने तो बखेड़ा किया है, सुनोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बोले बीबी साफ साफ, क्या बात है? अरे भोला की चुकरिया आधी रात में घर पे आई है। जो आधी रात घर पे आवे उसके लक्षण ना जाने। 4 महीने के पेट से है वो। क्या बोल रही है? और ये गोबर कहाँ है? बावड़ी में डूब मरी ऐसी संतान, हमें क्या पता। धनिया जुनिया को संभालती है। सुबह गांव में हलचल मच जाती है कि गोबर भाग गया है। पंचायत बुलाई जाती है। इस चक्कर में होरी को जुर्माना भरना पड़ता है। गोबर शहर में एक अमीर व्यक्ति के घर माली का काम करने लगता है। दूसरी तरफ भोला को होरी पे बहुत क्रोध आता है, क्योंकि होरी ने उसकी बेटी जुनिया को स्वीकार कर अपने घर में रख लिया था। इसके उपरांत भोला होरी के घर जाता है अपनी गाय के पैसे लेने। ये रहा तुम्हारा वादा। इसी मुंह से तुमने मेरे रुपए चुकाने का वादा किया था। लाओ मेरे रुपए। हमें क्यों पूछते हो भाई? जितना रुपया था उतना तो अभी दे चुके हैं। अब तुम आ गए हमसे हमारी दुश्मनी निकालने के लिए। जब झुनिया घर आई हमने स्वीकार कर लिया। दूसरों का धन भरा वो अलग, जवान लड़का हाथ से निकल गया। और बिरादरी वालों के जो हमने रुपए चुकाए हैं अपना घर गिरवी रख के वो अलग। और तुम आ गए अब्बा हमारी जड़ें खोदने। तुम एक काम करो, जैसे जुनिया को घर में लिया था उसी तरह उसे निकाल दो। उसने हमारे इज्जत के साथ खेला। वो तो हमसे ना हो पाएगा। तुम्हें अपने रुपए चाहिए, जो दिखता है वो लेकर चले जाओ। कर्जा चुकाने के लिए तो तुम एक ही चीज दे सकते हो। तुम्हारी जो बैल बनी है ना, वही देकर अपना कर्जा चुका दो। हाँ ठीक है, जाकर खोल दो अभी हमारे बैल। पर एक बात है, हम जुनिया को घर से ना निकालेंगे। जो हम कहते हैं वो हम करेंगे और जो तुम्हारा धर्म कहता है वो तुम करो। ठीक है, पछताओगे मत तो। इतने सारे कर्जे चुकाने के बाद होरी अपनी उम्र से ज्यादा मेहनत करने लगता है। तभी शहर से गोबर वापस आता है और उसी समय हीरा भी वापस आता है माफी मांगने। अब वह एक संत बन गया। कुछ ही दिनों के बाद होरी की तबीयत बिगड़ने लगती है, ज्यादा काम करने की वजह से। वो दिन आ ही गया था जब होरी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो अब चटाई पे पड़ा रहता था। उसे अपने जीवन के सबसे सुहाने पल याद आते हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आकर बोलते हैं कि होरी अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। वहाँ पंडित जी आते हैं। पंडित जी धनिया को गोदान यानी गाय का दान करने कहते हैं। धनिया कहती है कि उनके पास गाय नहीं है। ये सुनकर पंडित क्रोधित हो जाते हैं। वो धनिया से कहते हैं कि वो उनके गांव की परंपरा भ्रष्ट कर रही है। यह सुनकर धनिया कुछ रुपए पंडित जी के हाथ में थमा देती है। जो ईमानदारी और नेकी के राहों पर चलता है, इस धरती में उनको आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलता। शायद यही मुंशी प्रेमचंद जी अपने दिल को छू देने वाले उपन्यास गोदान में कहना चाहते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद। जल ही जीवन है, जल ही अमृत है। वृक्षों के अस्तित्व से ही संसार का अस्तित्व है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों में देवताओं का वास बनाया गया है। वृक्षों की पूजा की जाती थी और उनके सुख दुख का ध्यान रखा जाता था। समारोह की शुरुआत वृक्ष को जल समर्पण करने